हेलो स्टूडेंट्स, बात आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमृतेश भूषण, आपके इतिहास का शिक्षक। आज हम अपने रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाले सीजी प्रीलिम्स के पेपर के लिए 11 तारीख को। वह है ब्रिटिश पॉलिसी। इससे पहले हमने पूरा मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने पाषाण काल से शुरुआत करते हुए गुप्तोत्तर काल तक 4 वीडियोस में कवर किया है प्राचीन इतिहास को। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हुए विजयनगर साम्राज्य तक हमने 3 वीडियोस में मध्यकालीन इतिहास को कवर किया है, जिसमें हमने सल्तनत, उसके बाद हमने मुगल और उसके बाद अंत में हमने विजयनगर साम्राज्य की बात की थी। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए अब आ चुके हैं यहां पर मराठा साम्राज्य के ऊपर, और उसके बाद हमने बात की थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। आधुनिक भारत में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है और आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश पॉलिसी या ब्रिटिश की नीतियां। जब अंग्रेजों या यूरोपियों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जो है यहां पर स्थापित की, तो उसके बाद सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न तरह की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियां जो हैं या संवैधानिक नीतियां जो हैं उसको लागू करने का काम किया है। और इन्हीं सब चीजों के कारण जो है हमें आगे जाके प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, कई सारे विद्रोह के रूप में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। तो आइए इनको एमसीक्यूज के जरिए इन ब्रिटिश पॉलिसीज को कवर करने की कोशिश करते हैं, जहां पर ये याद रहे कि यह आपके संडे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम आपको 2 सवाल प्रीलिम्स में जरूर आएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था। यहां मैं आपको यह बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित किया है 1765 में, और उससे पहले 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को यह हराया गया है। उसके बाद धीरे धीरे बंगाल में जो है प्रांत में, बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन जो है, कंपनी शासन जो है उसको सीधे तौर पे स्थापित किया गया है। लेकिन शुरुआत के 15 साल जो शासन चला है कंपनी का, उससे कई सारे लोग असंतुष्ट थे ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश सरकार में और ब्रिटिश संसद में, और यहां तक कि वहां के लोग भी इससे असंतुष्ट थे कि पूरी तरह से इसका फायदा सही तरह से नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो 1773 में पहली बार कंपनी जो है उसके सारे मामलों को नियंत्रित करने का काम जो है करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया था। और यह कथन बिल्कुल सही है, यह आपका बिल्कुल सबसे पहला यह प्रयास था जिसके द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को, इस समय आपके 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, बंगाल, बंबई और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर हुआ करते थे, तीनों अलग अलग अपना काम किया करते थे, तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र था और सबकी शक्तियां जो हैं सबको अलग अलग मिली हुई थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के साथ जो है केंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू होती है कंपनी के प्रशासन में, और यहां पर गवर्नर जनरल को, माफ कीजिएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल को आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो हैं आपके सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। और बाकी दोनों गवर्नरों को, यानी कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों को कई मामलों में, हालांकि ये जो विशेषता थी इस रेगुलेटिंग एक्ट की वो बहुत ही वेग थी, स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इसके कारण कई सारे मतभेद भी होते हैं विभिन्न गवर्नरों के और गवर्नर जनरल के बीच में। लेकिन यहां पर आपका गवर्नर जनरल जो है पद बनाया गया है बंगाल का, यह ध्यान रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया है 1773 के एक्ट से। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को युद्ध और शांति, इन सब चीजों में के उद्देश्य से या इन सब चीजों में उसको अधीन बनाया गया है आपके बंगाल के गवर्नर जनरल को। आपका बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो सर्वोपरि माना जाएगा इसके बाद, और इसके नीचे आएंगे मद्रास के और बंबई के गवर्नर। लेकिन यह सिर्फ युद्ध और शांति के मामलों में है, और इसमें भी पूरी तरह से यह जो विशेषता है इस रेगुलेटिंग एक्ट की, यह स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण काफी ज्यादा मतभेद होते थे।
अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल, इस शब्द पर गौर करें। अभी मैंने आपको बताया बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। वारेन हेस्टिंग्स जो है आपके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है वह, यह बिल्कुल सही बात है, 1833 के एक्ट से आया था, जहां पर यह केंद्रीकरण की प्रक्रिया जो 1773 में शुरू होती है उसको पूरी तरह से केंद्रीकृत प्रशासन बना दिया जाता है कंपनी का। आपके मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं उनको पूरी तरह से अधीनस्थ कर दिया गया है भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत 1833 के चार्टर अधिनियम से। और इसके बाद जो इनकी विधायी शक्तियां हैं वो भी छीन ली जाती हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह आपका भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को सारी विधायी शक्तियां मिल जाती हैं 1833 में। और इन विधायी शक्तियों के कारण ही यहां पर एक लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई है 1833 में, और लॉर्ड मैकाले जो हैं वो आपके सबसे पहले लॉ मेंबर बनते हैं इस समय में 1833 के चार्टर एक्ट से। तो यह कथन बिल्कुल सही है। 1858 के अधिनियम द्वारा 1857 की क्रांति के बाद पहला क्राउन शासन स्थापित किया गया है। 1857 की क्रांति जो है उसके कारण ही पूरी तरह से 1858 के अधिनियम से पहले जो शासन हुआ करता था वह कंपनी का हुआ करता था, और कंपनी जो है उसको चलाने का काम जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे जो लंदन में होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है केंद्रीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद ने वहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नया परिषद भी बना दिया था 1784 में। लेकिन उस समय भी शासन जो है वो पूरी तरह से, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कंपनी का था। लेकिन 1858 के बाद, इस अधिनियम के बाद आपका पूरी तरह से क्राउन रूल जो है यहां पर लागू हो जाता है। ब्रिटिश ताज का शासन जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1858। यहां पर इलाहाबाद के दरबार में क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है वो पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और उससे सीधा शासन स्थापित किया गया है ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश क्राउन का हमारे देश में। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक एक करके इनके और भी विभिन्न तरह के जो फीचर्स हैं इन सारे एक्ट्स के, उनके बारे में बात करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि मैंने कहा, इस समय रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज की गई है वह यह है कि आपके वाणिज्यिक और व्यापारिक जो जिम्मेदारी थी, आपको ट्रेडिंग बॉडी के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक बॉडी जो है वह भी बना दिया गया है। आपके प्रशासनिक कार्यों को जो है मान्यता दी गई है, माना गया है कि आपके प्रशासनिक कार्य भी हैं। आप सिर्फ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में बनाई गई थी तब वह पूरी तरह से एक व्यापारी कंपनी थी और उसको पूरी तरह से एक अधिकार दिया गया था भारत में, चाइना में और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहां पर इस कंपनी जो है उसका जो सारा कमर्शियल और आपका वाणिज्यिक जो भी उसके काम है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फील्ड में भी उनका काम जो है उसको मान्यता दी गई है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, केंद्रीकरण जो है उसको, उसकी शुरुआत की गई है 1773 के द्वारा और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है उसको बनाया गया है और वारेन हेस्टिंग्स आपके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के अलावा 4 लोगों की एक परिषद जो है जिसे कलकत्ता परिषद कहा जाता था या कलकत्ता काउंसिल कहा जाता था, वह भी गठित किया गया है और इस परिषद का हिस्सा होगा बंगाल का गवर्नर जनरल और यह सबसे सुप्रीम परिषद मानी जाती थी उस समय में। इसको सुप्रीम कैलकाटा काउंसिल या कैलकाटा काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो काउंसिल है आपकी, यह सारे अपने फैसले जो है वो मेजॉरिटी रूल से लेगी, यानी कि गवर्नर जनरल के पास इस समय इस कलकत्ता के परिषद में किसी भी तरह का वीटो पावर नहीं है। इस बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स हुआ करते थे लंदन में, डायरेक्टर्स का एक समूह हुआ करता था जिसमें लगभग 30 सदस्य हुआ करते थे। इन डायरेक्टर्स की जो कंपनी थी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे लंदन में, इन सबको अपना सारा लेखा जोखा जो है वो चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो, राजस्व से रिलेटेड हो, मिलिट्री से, सेना से रिलेटेड हो, सैन्य प्रशासन से रिलेटेड हो, सारा लेखा जोखा जो है वो ब्रिटिश संसद के सामने जमा करना होता था। इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के प्रशासन को भी केंद्रीकृत किया और उसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट ने आपके
कंपनी के जो काम हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित किया है ब्रिटिश संसद ने सीधा। इसके साथ साथ एक जो अंतिम आपका एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस समय में आता है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। 1773 में इसका प्रावधान आया था और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको स्थापित किया गया है और जस्टिस एलिजा एम्फे आपके पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। और जैसा कि मैंने बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीनस्थ किया गया है बॉम्बे और मद्रास को और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में जो कंपनी के जो वाणिज्यिक और व्यापारिक अधिकार थे, जो एकाधिकार था कंपनी का, मोनोपोली ट्रेड जो था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और 20 साल की अवधि जो है बढ़ा दी जाती है। 1793 के चार्टर एक्ट से इसकी शुरुआत हुई कि 20-20 साल के लिए आपको जो है आपके विशेषाधिकार, आपके जो एकाधिकार हैं और आपका जो यहां पर लीज पे एक तरह से दिया जाता था कंपनी को कि आप यहां पर प्रशासन चला सकते हैं। 1793 में यह चीज शुरू हुई थी और 1833 में आखिरी बार 20 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। आपके कुल 4 चार्टर एक्ट हैं। पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा उसके ठीक 20 साल बाद 1813, तीसरा उसके ठीक 20 साल बाद 1833, चौथा उसके ठीक 20 साल बाद 1853। और 1853 में ये जो 20 साल की अवधि है इसकी जगह पर यह लिख दिया गया है कि 20 साल नहीं, अब अगले नोटिस आने तक कंपनी का शासन जो है वो क्राउन के नाम पर, ताज के नाम पर जो है चलाया जाएगा। तो यहां पर चार्टर एक्ट 1833 में 20 साल के लिए अवधि जो है, लीज की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। आपके पूरे विशेषाधिकार जो है उनको खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब आप एक कमर्शियल बॉडी की जगह आप पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बना दिया गया है। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा यूरोपियों से प्रतिस्पर्धा जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपने अभी तक यूरोपियों को जो है आने की अनुमति नहीं दी थी भारत में, यहां पर घर बसाने की या यहां पर लैंड खरीदने की, जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी थी। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वह पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब कोई भी यूरोपीय व्यक्ति जो है वो भारत में आके जमीन खरीद सकता है, यहां पर अपना ट्रेड कर सकता है, किसी भी तरह की संपत्ति जो है उसका अर्जन कर सकता है। इससे पहले जैसा कि मैंने और बताया, गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है और लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके पहले गवर्नर जनरल हैं भारत के। गवर्नर जनरल को और सारे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल जो हैं उन्हें पूरी तरह से अधीनस्थ कर दिया गया है आपके भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। और यहां पर पूरी तरह से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशासनिक अधिकार तो पहले भी छीने गए थे, धीरे धीरे अधीनस्थ करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहां पर चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर हो, विधायी शक्तियां हो या आपकी प्रशासनिक शक्तियां हो गवर्नर की, बॉम्बे और मद्रास की, वो सारी जो है अब गवर्नर जनरल भारत के अंतर्गत आएगा। और विधायी शक्तियां जो हैं सिर्फ उसी के कारण यहां पर एक लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई है और यह भी तय किया गया है कि यह लॉ मेंबर जो है वो प्रोफेशनल एडवाइस देगा आपको कि आपको किस तरह से कानून बनाना चाहिए। और इसी के बाद प्रक्रिया जो है आपकी शुरू होती है। लॉर्ड मैकाउले जो है वो आपके सबसे पहले लॉ मेंबर बनते हैं और जितने भी कानून हैं भारत के उन सभी का संहिताकरण करने की शुरुआत जो है वो की जाती है। इसके अलावा 1833 में एक और बहुत बड़ी बात थी जो कभी लागू नहीं की गई, वो 1853 के बाद लागू की गई। यह लिखा गया था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को जो है कंपनी की नौकरी में किसी भी तरह का भेदभाव उसके प्रति नहीं किया जाएगा, उसको हर तरह की नौकरी जो है वो दी जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे आती है कि स्लेवरी जो है, दासता की प्रथा जो है, आपको उसको बंद करना होगा। और यह दासता की प्रथा जो है अंत में खत्म होती है 1843 में। 10 साल बाद चार्टर एक्ट के आपके दासता की प्रथा जो है खत्म की जाती है। और इस तरह से आप विभिन्न आप इसकी विशेषताएं देख सकते हैं चार्टर एक्ट की। आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का जो अधिनियम है। 1858 के अधिनियम में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ यही हुआ है कि कंपनी का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह
क्राउन रूल आ गया है। और क्राउन रूल में ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस तरह से गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल भारत का हुआ करता था, उस भारत के गवर्नर जनरल की जगह अब आपने इस पद को वाइसरॉय बना दिया गया। उसके अलावा दूसरी तरफ जो आपके लंदन में बैठे हुए लोग होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनकी स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई है, तो इन दोनों को, ये जो द्वैध शासन है उसको हटा दिया गया है, डुअल गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया गया है, और उसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसकी नियुक्ति की है, जो ताज के सारे जो उत्तरदायित्व हैं, सारी जो जिम्मेदारियां हैं, ताज के नाम पर जो शासन चलाएगा भारत का, वह आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको 15 लोगों का एक एडवाइजरी काउंसिल, एक परिषद दिया गया है, जो एडवाइज करेंगे, जो उसको मदद करेंगे, सहायता करेंगे जब भी उसको जरूरत होगी सलाह की, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपने फंक्शंस को बनाने में। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया जो द्वैध शासन था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस द्वैध शासन को खत्म किया गया है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, और वाइस रॉय को, गवर्नर जनरल भारत के, उसको वाइस रॉय बना दिया गया। कई बार चूंकि पिट्स इंडिया एक्ट की बात हुई, तो पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार जो है, अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें पहली बार जो है ब्रिटिश पोजेशंस का इस्तेमाल किया गया है, कि जितने भी कंपनी के क्षेत्र हैं जिन पर कंपनी का सीधा प्रशासन है, उनको आज से, यानी कि 1784 जब ये पास हुआ है, पिट जो है वो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं इस समय, और इसके बाद जितने भी कंपनी के क्षेत्र हैं उनको ब्रिटिश पोजेशंस माना जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। उसके अलावा जो आपका चांसलर है एक्सचेकर का, यानी कि जो खजाना है उसका जो चांसलर हुआ करता था वह होगा, और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर होंगे, जिनको नियुक्त किया जाएगा शासन के द्वारा या राजा के द्वारा। इसके अलावा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये पूरी तरह से कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर जो हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। इनफैक्ट जो सामान ब्रिटेन से इंडिया लाया जाता है प्रशासन स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों को परमिशन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। इसके अलावा जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं, उनके बीच जो मतभेद हो रहे थे आपके 1773 के एक्ट के द्वारा, उनको पूरी तरह से विधायी शक्तियां छोड़ के उनको पूरी तरह से जो है आपका अधीनस्थ कर दिया गया है। यहां पर प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो पूरी तरह से छीन ली गई हैं, और गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, वो आपका प्रमुख बना दिया गया है। और इसके अलावा युद्ध और क्षेत्र विस्तार की नीति जो है उसको बंद करने का या उसको रिजेक्ट कर दिया गया है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। हालांकि आप आधुनिक इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1784 से अगर हम 1793 की बात करें, जब अगला चार्टर एक्ट आएगा, इसके बीच में कई सारे जो हैं युद्ध लड़े गए हैं। जैसे आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो इसी बीच में लड़ा गया है, और दूसरा और तीसरा दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा तो आपका 1780 से 84 तक है, लेकिन तीसरा जो है वो आपका 1790 से 92 तक है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध इसी बीच में लड़ा गया है। इसके अलावा और भी कई युद्ध जो है यहां पर लड़े गए हैं, तो इस प्रोविजन को बहुत ही अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है, यह हम जरूर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन क्या है? 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ एकाधिकार व्यापार का युग समाप्त होना शुरू हुआ। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि 1833 के चार्टर एक्ट से जो है पूरी तरह से एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो एकाधिकार जो है कंपनी का वो खत्म कर देता है, सिवाय चाय के ट्रेड के और चीन से होने वाले ट्रेड के। इन दोनों जगह का व्यापार जो है, चीन का व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों व्यापार जो है वो कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन बाकी सारे व्यापार जो हैं, चाहे वो क्षेत्र में हो या चाहे वो किसी सामान में हो, बाकी सारे व्यापार जो हैं उन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है 1813 में। इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में भी शिक्षा का प्रावधान था, यह भी बिल्कुल सही है। पहली बार आपके जो है क्रिश्चियन मिशनरीज
का आना जो है उनको अनुमति दी गई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का प्रावधान था इस चार्टर एक्ट में कि 1 लाख रुपए जो है सालाना खर्च करेगी अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार या कंपनी की सरकार जो है वो 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देना के लिए। हालांकि अगले 10 साल तक यानी कि 1823 तक ये 1 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाएगी कि 1 लाख रुपए जो आप लगाएंगे उसको किस तरह से निवेश किया जाएगा, किस तरह के आप पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या आप भारतीय शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति और उससे संबंधित जो शिक्षा के ग्रंथ हैं जो पहले से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चले आ रहे हैं, या आप ब्रिटिश या पाश्चात्य साइंसेस का जो है आप ज्ञान देना चाहते हैं। दूसरा विवाद इस पे भी था कि क्या आप अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहते हैं या वर्नाकुलर लैंग्वेज या स्थानीय भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं। इन सब चीजों के कारण, इस बहस के कारण 1823 तक आपके 1 लाख का जो प्रावधान है उसको कभी लागू ही नहीं किया गया। तीसरा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 6 नए विधायी सदस्य जोड़े गए थे। क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। 1833 में अभी हमने देखा कि 1 विधायी सदस्य जोड़ा गया था, वहीं दूसरी तरफ 6 नए विधायी सदस्य जो हैं वो 1853 में जोड़े गए। यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो चूंकि चार्टर एक्ट की बात चल रही है तो चार्टर एक्ट में हम शुरुआत से शुरू करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट से। 1793 के चार्टर एक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 साल के लिए जो है अवधि बढ़ा दी गई है कि अब आपका जो एकाधिकार है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कंपनी को आने वाले और 20 साल के लिए दिया जाएगा। और इसीलिए इसी तरह 20 साल बाद आपका 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। इसके अलावा सरकार को 5 लाख पाउंड जो है वह हर साल देय होगा कंपनी के द्वारा। आपके जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो राजस्व मिलता है या जो आपको विशेषाधिकार हैं, एक तरह से उनकी फीस या सरकार का मुनाफा में हिस्सा जो है वह मान लिया जाए तो 5 लाख पाउंड सालाना कंपनी को देना होगा। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान यह भी था कि गवर्नर जनरल ऑफ आपके बंगाल, दोनों गवर्नर और जो आपके कमांडर इन चीफ हैं सेना के, इन सब की नियुक्ति जो है वो ताज के द्वारा की जाएगी, ताज से सहमति लेने के बाद की जाएगी। इसके अलावा चार्टर एक्ट अधिनियम जो है आपका 1793 में एक और प्रावधान था कि भारत में जो भी आपके पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, वो भारत छोड़ के बिना अनुमति के नहीं जा सकते। इसके अलावा कंपनी जो है उसको लाइसेंस देने का भी अधिकार दिया गया है कि लाइसेंस आप दे सकते हैं प्राइवेट ट्रेड के लिए, निजी व्यापार के लिए भी लाइसेंस अब दे सकती थी कंपनी। यह निजी व्यापार जो है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूंकि इसके कारण भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो कॉर्नवालिस के समय में आपने लाइसेंसेस जो है उसकी शुरुआत की गई है। और कॉर्नवालिस का यह अंतिम साल है 1793। 1786 से 1793 का समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहते हैं बंगाल के। इसके अलावा जो आपका गृह विभाग है और गृह विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं जो भारत के कंपनी के शासन और उनसे जुड़े हुए हैं, इन सबको जो है पैसा यानी कि वेतन जो है वो दिया जाएगा, आपके भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा पैसा, उनका वेतन। और यह प्रावधान जो है आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा इसको खत्म किया जाता है। यह प्रावधान 1919 तक चलता है। तब तक जितने भी लंदन में बैठे पदाधिकारी हैं जो भारत के और कंपनी के शासन से संबंधित हैं, उस पर नजर रखते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उन सभी का वेतन जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाता है। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो है यहां पर भारत में लूट मचाई है अपने 150 साल और 200 साल की जो उपनिवेशवाद है उसके दौरान। इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो है आपका वह यह है कि राजस्व प्रशासन जो है उसको न्यायिक प्रशासन से अलग किया गया है। यही वो समय है जब कलेक्टर का पद जो राजस्व इकट्ठा करने का भी काम करता था और मजिस्ट्रेट की तरह भी काम करता था, इसको इस समय में अलग अलग किया गया है। और यह भी आपके कॉर्नवालिस के समय में हुआ है। यह काम भी जो है आपके न्यायिक प्रशासन से संबंधित जो बदलाव हैं उसका इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इस समय
कलेक्टर का पद वो पद है जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिसकी शुरुआत की थी, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने उस समय जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद बनाया था, तो कलेक्टर जो है वो राजस्व प्रशासन भी देखता था और न्यायिक प्रशासन भी देखता था, और जिला में वो सबसे प्रमुख हुआ करता था इन दोनों चीजों के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको खत्म किया और चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इसको मान्यता दी गई कि आप यानी कि कलेक्टर जो है वह सिर्फ राजस्व प्रशासन देखेगा। न्यायिक प्रशासन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की थी जिला न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में हमने भी कई सारी बातें की हैं कि चीन और चाय के व्यापार के अलावा जो एकाधिकार है बाकी सारे व्यापार में, सारे क्षेत्र में, वो खत्म कर दिया जाता है चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको आने की अनुमति दी जाती है कि वे जो है धर्म को बढ़ावा देने का काम जो है यहां पर आकर कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का प्रावधान भी आपके 1813 के चार्टर एक्ट में ही आता है। इसके साथ साथ जो यहां पर जितने भी कानून बनाए जाएंगे, चाहे मद्रास हो, कलकत्ता हो या बंगाल हो, जितने भी कानून या बायलॉज या रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उन सभी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना होगा और अनुमति मिलने के बाद ही आप उसको लागू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का प्रावधान है, 20 साल के लिए आपको बढ़ाया गया है। एकाधिकार जो है वो आपका खत्म होना शुरू हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये जान लें और इस बात को गांठ बांध लें कि चाइना के साथ जो ट्रेड है और दूसरी तरफ जो चाय का ट्रेड है, इन दोनों पे एकाधिकार अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा जो अकाउंट आप रखते हैं, जो लेखा जोखा आप रखते हैं, उसको 2 भागों में बांटने की बात की गई है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। एक तरफ आप जो आपका व्यापारिक अधिकार है या जो आप व्यापार करते हैं उससे जो भी आपका नफा नुकसान होता है उसका आप अलग अकाउंट रखेंगे, और दूसरी तरफ जो आपका राजस्व आपको इकट्ठा होता है उसका आप अलग अकाउंट रखेंगे। कमर्शियल ट्रांजैक्शन और राजस्व इन दोनों को आप अलग अलग करेंगे और अलग अलग अकाउंट सबमिट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष। तो इस तरह से विभिन्न प्रावधान आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के। अगर हम 1853 की बात करें तो 1853 में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब तक पार्लियामेंट अगला नोटिस नहीं देता तब तक आपके पास सारे क्षेत्र रहेंगे भारत के। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका सदस्यता जो है यहां पर कम किया गया है। यहां पर इस समय 24 सदस्य हुआ करते थे इससे पहले, जिसको घटाकर 18 कर दिया गया है 1853 के एक्ट में। इसके अलावा ओपन कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है उसकी शुरुआत की गई है, उसका प्रावधान रखा गया है 1853 के अधिनियम में। इसकी शुरुआत जो है 1833 में होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके विरोध के कारण इसको कभी लागू नहीं किया गया। यहां पर कंपनी जो है ओपन कंपटीशन की शुरुआत करेगी। सिविल सर्विसेज जो है उसमें अब एग्जाम होगा, और एग्जाम लेकिन यहां पर लंदन में होगा, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होगा, और इसके साथ साथ आपका ग्रीक यानी कि यूनानी और लाटिन भाषा जो है उसमें आपको सारी चीजें जो है उससे संबंधित आपको पढ़नी होगी, और यह एग्जाम जो है पूरी तरह से लंदन में होगा अंग्रेजी भाषा में। इस तरह के प्रावधान 1853 के एक्ट में दिए तो गए थे कि खुली प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन इसे लागू किया गया है 1861 में, जब इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 जो है पारित किया जाता है 1857 के विद्रोह के बाद। प्रावधान जरूर इसमें है, लेकिन यह प्रावधान जो है 1861 के बाद लागू किया गया है, और 1863 में पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी बनते हैं सत्येंद्र सिन्हा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो लॉ मेंबर जो हैं उनको वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया है, और 6 अतिरिक्त विधायी परिषद के लिए जो है मेंबर्स की, सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ जो आपके प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस जो हैं वो आपके लोकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो विधायी सदस्य हैं इनमें जो बंबई, मद्रास के प्रोविंस हैं, प्रांत हैं, ये नियुक्त करेंगे कुछ सदस्यों को, नामित करेंगे कुछ सदस्यों को। तो इस तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी शुरुआत हुई है। यहां यह ध्यान रहे कि लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब भारतीय सदस्यता नहीं है। यहां लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो केंद्र सरकार है उसमें स्थानीय सरकार जो है वो किसी व्यक्ति को नामित करती है आपके विधायी परिषद के सदस्य होने के लिए। इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव
विंग है उसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया यहां पर। हालांकि इस विधायी परिषद के पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं थी और गवर्नर जनरल के पास हमेशा ही वीटो पावर्स जो हैं वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय परिषद अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रशासन में विकेंद्रीकरण के चरण का प्रतीक है। यह बिल्कुल सही है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम है ये कुल 3 है। सबसे पहला भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो आपका आता है 1861 में, ठीक आपके 1857 के विद्रोह के बाद या 1858 के अधिनियम के 3 साल बाद 1861 का अधिनियम आता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। जो 1773 से बंगाल के गवर्नर को जो है पूरा प्रशासन सौंपा गया था और बंबई और मद्रास के गवर्नरों को धीरे धीरे करके उनकी शक्तियां छीनी गई थी, यह प्रयास जो है उसको विपरीत रूप से चालू किया जाएगा और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर विधायी शक्तियां जो हैं वो वापस कर दी जाती हैं आपके बंबई और मद्रास के गवर्नर को। तो यहां पर यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो दूसरा अधिनियम आता है वो आपका 1892 में आता है, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो तीसरा अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम वो 1909 में आता है, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है पृथक निर्वाचक मंडल, इसकी शुरुआत की गई है 1909 में, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अंग बनता है ब्रिटिश साम्राज्य का, जहां पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल जो है और रिजर्वेशन जो है वह दिया गया है 1909 के एक्ट में। यह याद रखना है आपको कि यह स्वदेशी आंदोलन के बाद का समय है और स्वदेशी आंदोलन के समय ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1909 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने स्वराज जो है उसको अपना उद्देश्य बनाया था स्वदेशी आंदोलन के ही समय में। तो इस तरह से आपके 3 भारतीय परिषद अधिनियम हैं। यह प्रशासन में विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, यह बिल्कुल सही है। 1909 के काउंसिल एक्ट द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि वाइसरॉय की 2 तरह की परिषद है। एक परिषद जो है वह विधायी परिषद है, जो विधायी परिषद आपकी 1858 से पहले भी बनी हुई थी। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमने अभी 1853 के एक्ट में देखा था, वही आपका वाइसरॉय का, उस समय वाइसरॉय का पद नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ भारत था। तो भारत के गवर्नर जनरल का वह आपका विधायी परिषद था। तो विधायी परिषद में सदस्यता जो है भारतीयों की, उसकी शुरुआत होती है 1861 में। 1861 में 3 भारतीय जो हैं वो विधायी परिषद के सदस्य बनते हैं, जब 6 की जगह 10 जो है आपके विधायी परिषद में सदस्य होते हैं। और आपके यहाँ सर दिनकर राव, बनारस के राजा, इस तरह के लोग जो हैं वह आपके यहाँ पर भारतीय सदस्य बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका दूसरा परिषद जो होता था, एक विधायी परिषद के अलावा एक होता था कार्यकारी परिषद, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है 20वीं शताब्दी तक। 1909 में पहली बार जो है यहां पर आपके भारतीय परिषद में, कार्यकारी परिषद में जो है आपके भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है। और जो आपके सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे कार्यकारी परिषद में, वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ। कुछ मामलों पर प्रश्न पूछने की शक्ति 1892 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। 1861, 1892, 1909 ये सारे जो अधिनियम हैं, धीरे धीरे करके विधायी परिषद जो है उसका विस्तार किया गया है और धीरे धीरे करके इनकी बहुत ही धीरे धीरे आपके जो शक्तियां हैं उनको भी बढ़ाया गया है। 1861 में या 1853 में जो हमने देखा, यहां पर कोई भी किसी भी तरह की शक्तियां जो हैं वह आपके पास नहीं थी। 1861 में विधायी परिषद के लोग सिर्फ इतना कर सकते थे कि आप जो अपने विचार हैं, विभिन्न तरह की जो विधायिका के द्वारा जो न्याय या लॉ पास किया जा रहा है उसके द्वारा उस पर अपना विचार रख सकते थे, या इसके अलावा आप जो कार्यकारी परिषद या जो गवर्नर जनरल या सरकार जो है, वाइसरॉय जो है, उनके कामों पर अपने विचार रख सकते थे। केवल इतनी ही शक्ति आपको दी गई थी।
वहीं दूसरी तरफ 1892 में आपकी शक्तियों में थोड़ी सी वृद्धि की जाती है और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आप सरकार से और कानून से संबंधित जो है सवाल कर सकते हैं, लेकिन बजट पे आप वोट नहीं कर सकते। बजट जो है वह आपके हाथ में नहीं है, बना नहीं सकते, वह पूरी तरह से जो है वो सरकार के हाथ में है। वहीं 1919 में धीरे धीरे करके और भी चीजें जो है शक्तियां आपकी बढ़ा दी जाएंगी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं हर बात पे, बजट जो है उसको खंड खंड करके आप उसमें वोट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो शक्तियां धीरे धीरे बढ़ाई गई हैं, जिसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। लेकिन इस समय सवाल पूछने की जो शक्ति है, और वह भी केवल कुछ मामलों में, आपको 1892 के एक्ट से ही मिलती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट की बात करें 1861 की, तो यहां पर इस समय पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, वह कार्यकारी परिषद एक साथ सारे विभाग देखा करती थी। लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई और अलग अलग कार्यकारी परिषद के जो मेंबर्स थे, उन सदस्यों को अलग अलग विभाग आवंटित कर दिया गया और उसके हिसाब से वो अपना काम करते थे और उस आवंटित विभाग के लिए वह परिषद का सदस्य जो है वह जिम्मेदार हुआ करता था। जैसे आपका आज का मंत्रिमंडल होता है, ठीक उसी तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की गई है 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विधायी शक्तियां जो है बंबई और मद्रास के गवर्नर को जो है वापस कर दी गई थी और इसके साथ साथ 3 भारतीय जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नियुक्त किया गया था, नामित किया गया था। यहां पे नॉन ऑफिशियल इसलिए भी हैं क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर नहीं है, और दूसरी तरफ नॉन ऑफिशियल इसीलिए हैं क्योंकि इनको नामित किया गया है और इनके पास शक्तियां जो हैं वह पूरी तरह से नहीं हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें विधायिका के द्वारा बढ़ाए गए आपका जो विकेंद्रीकरण जो शुरुआत हुई है जिसकी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काउंसिल्स जो हैं वो किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते थे और ना ही यह बजट को कंट्रोल कर सकते थे, ना ही एग्जीक्यूटिव से यानी कि कार्यकारी परिषद से या कार्यपालिका से किसी भी तरह का सवाल कर सकते थे, और जो बिल पास होना है उस पर भी जो वाइस रॉय है उसका अप्रूवल चाहिए होता। तो इस तरह से किसी भी तरह की शक्तियां जो हैं वो 1861 में नहीं दी गई हैं, लेकिन बंबई और मद्रास को जो है पूरी तरह से आपका विधायी शक्तियां जो हैं वो वापस कर दी गई हैं इस समय में। आगे बढ़ते हैं अगले भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर। 1892 में यहां पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका गठन किया गया है। यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम जो है बस बदल दिया गया है और इसकी जो बात है, जो इसका विस्तार किया गया है, यहां पे सदस्य जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है। प्रोविंसेस की अगर बात करें तो प्रोविंसेस में जो विधायी शक्तियां, विधायी परिषद स्थापित किए गए थे 1861 में, क्योंकि उनको शक्तियां वापस की गई थी, तो यहां पर नामित करने का अधिकार जो है प्रोविंसेस में यूनिवर्सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, म्युनिसिपैलिटीज को, जमींदार और जो आपके व्यापारिक निकाय हैं, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इन सब लोगों को प्रोविंशियल काउंसिल में अपने अपने सदस्य नामित करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस में भी उसकी शुरुआत की गई है। यहां पर इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष इलेक्शन जो है इसकी शुरुआत 1892 में ही की गई है। यह ध्यान रहे, इलेक्शन शब्द, निर्वाचन शब्द या चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है यहां पर, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव जो है उसको शुरुआत की गई है यहां पर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। इसके अलावा जैसा कि हमने अभी बात की सवाल में, आप विभिन्न तरह के व्यूज जो हैं वो अपने रख सकते हैं। जो परिषद के, आपके विधायी परिषद के जो सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने विचार दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल जो है रखने की अनुमति भी थी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में या एग्जीक्यूटिव को आप हर तरह के सवाल नहीं पूछ सकते थे। आपको उसमें कई सारे लिमिट्स जो हैं वहां देखने पड़ते थे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लिमिट जो है वो आपका 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था आपको अगर कोई भी सवाल है। इस तरह का जो आपका मेथड है वो आज के पार्लियामेंट में भी फॉलो किया जाता है। आपको नोटिस देना होता है कि ये सवाल मुझे पूछना है इस दिन को। तो यही
इस चीज की शुरुआत जो है आपके 1892 में की गई। आगे बढ़ते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की बात करें, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पर भी जाना जाता है। मॉर्ले जो हैं इस समय आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं भारत के, और मिंटो जो हैं वो आपके इस समय गवर्नर जनरल या वाइस रॉय हैं भारत के। और यहां पर पहली बार, जैसा कि हमने बात की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय सदस्य जो है उसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो शक्तियां हैं उसको बढ़ाया गया है। यहां पर काउंसिल्स के पास सिर्फ इतनी शक्तियां हैं कि क्रिटिसिज्म करने के अलावा, विरोध करने के अलावा, आलोचना करने के अलावा इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। और पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए शुरुआत की गई है। और यहां पर भेदभाव भी आप देख सकते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की, उसको भी आप देख सकते हैं। जब इनकम क्वालिफिकेशन जो है वह रखा गया है आपके, कि कौन कौन मतदान दे सकता है, कौन कौन मतदाता बन सकता है, उसके लिए इनकम क्वालिफिकेशन हुआ करता था। इस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, हर आदमी जो 18 या 21 के ऊपर है इस तरह की बात नहीं की गई है। लेकिन जो इनकम क्वालिफिकेशन है वो हिंदुओं के लिए ज्यादा रखा गया है और मुसलमानों के लिए कम रखा गया है। यह आपके जानबूझकर किए गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, ताकि राष्ट्रवाद को बांटा जा सके, इसके लिए इस तरह के प्रावधान आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। यहां पर इलेक्शन का जो सिस्टम है अभी भी अप्रत्यक्ष है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, लगभग 90% लोग जो हैं पूरे देश के अभी भी मतदाता नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम आए हैं आपके दो, 1919 और 1935। ये दो आपके भारत सरकार अधिनियम है। 1919 में जो है डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, या द्वैध शासन इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, प्रांतों में। वहीं दूसरी तरफ डायरकी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है सेंटर में, केंद्र में, 1935 के द्वारा। वहीं अगर हम 1919 की बात करें तो आपका बाई कैमरलिज्म या द्विसदनीय व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की गई है 1919 में आपके केंद्र में। वहीं दूसरी तरफ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है 1935 में। लेकिन वहां पे भी यह ध्यान रखना है कि 11 में से सिर्फ 6 प्रांतों में उस समय यानी कि 1935 में आपकी शुरुआत की गई है द्विसदनीय व्यवस्था की। तो विभिन्न बारे में बात करेंगे, पहले हम सवाल की तरफ चलते हैं। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अभी हमने इसके बारे में बात की है कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं की गई है। यहां पर आपके द्वैध शासन नहीं, हमने अभी इसके बारे में बात की कि द्वैध शासन यानी कि डायरकी जो है वो प्रांतों में इंट्रोड्यूस किया गया है 1919 में। यहां पर रिजर्व सब्जेक्ट और स्थानांतरित सब्जेक्ट होते थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे, जहां कुछ सब्जेक्ट जो हैं, कुछ विषय ऐसे होते थे जिनमें सिर्फ आपका गवर्नर जो है उससे संबंधित कानून या नियम या नीति लागू कर सकता है, बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है या विधायी परिषद है, उसमें आपको पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसे कि आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंडस्ट्री है, इन सब चीजों से संबंधित आपको अगर कानून बनाना है, नीति बनानी है, तो आपका विधायी परिषद जो है उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि यह ध्यान रहे कि ना ही 1919 ना ही 1935 वीटो पावर हमेशा से या इमरजेंसी पावर हमेशा से गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के पास रहेगा। तो यहां पर शक्तियां भले ही धीरे धीरे बढ़ा दी गई हैं, पूरी तरह से जो है ट्रांसफर कर दिया गया है कई सारे विषयों को, लेकिन यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि वीटो पावर या इमरजेंसी पावर हमेशा गवर्नर के पास रहेगा, चाहे वो 1919 हो या चाहे वो 1935 हो। 1935 के अधिनियम में केंद्र में इसे लागू करते हुए प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में भी हमने बात की है अभी, यह बिल्कुल सही है, केंद्र में लागू जरूर किया गया डायरकी को, द्वैध शासन को, लेकिन यह प्रावधान था सिर्फ 1935 के अधिनियम में, इसे सही मायनों में कभी लागू किया नहीं गया। वहीं द्वैध शासन जो है उसे खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है प्रांतों से 1935 के अधिनियम में। प्रांतों में शुरुआत होगी 1919 में, खत्म हो जाएगा 1935 में। प्रांतों में शुरू 1919 के अधिनियम के द्वारा आपके केंद्र में जो आपका द्विसदनीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत होगी, और 1935 में उसके बाद शुरुआत होगी आपके द्विसदनीय व्यवस्था की, लेकिन सिर्फ 6 प्रांतों में। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई।
अभी हमने इसकी बात की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आइए आगे चलते हैं और दोनों भारत सरकार अधिनियम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बात की, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका ऊपरी सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली आपका निचला सदन है। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है 1919 के अधिनियम में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले इलेक्शन हो चुका है, इससे पहले इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन पहली बार सीधा जो चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव जो है, उसकी शुरुआत की गई है 1919 में। इसके अलावा सिखों, क्रिश्चियन, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ साथ प्रोविंसेस में, जैसा कि हमने बात किया, द्वैत शासन की शुरुआत हुई है। और एक अंत में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमने पहले ही बात की कि उसका जो वेतन है अब 1919 के बाद ब्रिटिश खजाने से या ट्रेजरी से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया में, इंडिया का एक हाई कमिश्नर जो है उसका ऑफिस बनाया गया है लंदन में। इसकी स्थापना भी आपके 1919 के अधिनियम से हुई है। 1935 अधिनियम की बात करें तो इसने अखिल भारतीय फेडरेशन जो है, संघीय व्यवस्था जो है, उसको लागू करने का प्रयास किया है, जो कि सिर्फ प्रिंसिपल में रहा है, प्रैक्टिस में नहीं आया है। यहां पर पूरी तरह से जो है प्रोविंसेस को स्वायत्ता दी गई है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहां पर बनाया गया है, जिम्मेदार सरकार बनाई गई है प्रांतों में। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स भी इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो हैं वो भी आपके फेडरेशन का हिस्सा हैं। और तीनों के तीनों इकाइयां जो हैं, चाहे आपके प्रांत हो, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो या प्रिंसली स्टेट हो, ये तीनों इकाइयां जो हैं वो सीधे क्राउन के अंतर्गत आती है, ना कि वाइसरॉय के अंतर्गत। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं वो अपने सारे पावर्स डिराइव करते थे सीधे सीधे क्राउन से। इसलिए इक्वल फेडरेशन की नीति भी इसे कहा जाता है, इस समय से शुरुआत होती है। हालांकि यह ध्यान रहे कि यह नीति जो है यह कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं की गई, यह सिर्फ पेपर पे ही या प्रावधानों में ही रह गई। इस समय इसके अलावा 3 सब्जेक्ट जो हैं उसके लिस्ट बनाए गए हैं। आपका संघीय लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसके अलावा प्रांतीय लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, संयुक्त लिस्ट है, जिसमें दोनों यानी कि प्रांत और केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। प्रोविंसेस में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई है और इनको कई सारे स्वतंत्र फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं। यहां पर ये मार्केट से उधार ले सकते थे खुद से, अब इनको केंद्र सरकार के जरिए जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कई सारी जिम्मेदारियां जो हैं वह पूरी तरह से एक जिम्मेदार सरकार बनाने की कोशिश की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि यहां पर बिल्कुल भी किसी तरह से आपने वीटो पावर नहीं दिया है, इमरजेंसी पावर्स अभी भी गवर्नर के पास है। इसके अलावा 6 प्रांतों में जो है आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है। मद्रास, बंबई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम। ये वही 6 जगह हैं जहां पर आज भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है इन्हीं राज्यों में। ये आपका बंबई का जो राज्य है ये महाराष्ट्र है, और जो मद्रास का राज्य है वह आपका बाद में जाकर आंध्र प्रदेश का राज्य, और तेलंगाना में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है। यूपी, बिहार और असम, बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको इन्हीं जगहों पे आपको आज भी विधान परिषद देखने को मिलता है। इसके अलावा कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है, पृथक निर्वाचक मंडल, उसको बढ़ा दिया गया है, और निचली जाति, औरतों और लेबर क्लास जो है, श्रमिक वर्ग जो है, उसके ऊपर भी लागू कर दिया गया है पृथक निर्वाचक मंडल को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस नियमित सिविल सेवा का आयोजन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह कथन बिल्कुल सही है। हालांकि कलेक्टर पद की शुरुआत जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की गई है, लेकिन कॉर्नवालिस जो है उन्हें ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन के समय में एचिशन आयोग की स्थापना की गई। यह भी बिल्कुल सही है। एचिशन आयोग ने विभिन्न तरह के जो है यहाँ पर आपका जो कैटेगराइजेशन होता है, हायरार्की होती है सिविल सेवा की, उसको बदलने का काम किया है।
उसके बाद इंडियन सिविल सेवा या इंपीरियल सिविल सेवा, उसके नीचे प्रांतीय सिविल सेवा और उसके नीचे अधीनस्थ सिविल सेवा। ये 3 कैटेगराइजेशन जो है आपके एचिसन कमीशन ने ही दिया था। एचिसन कमीशन ने जो है एग्जाम देने का आयु सीमा बढ़ाने की भी बात की थी, क्योंकि इस तरह के डिमांड ये डुफरिन के समय बनाया गया था 1886 में। कांग्रेस जब नया नया गठन हुआ था 1885 में, तो कांग्रेस के शुरुआती डिमांड जो थे वह इसी से संबंधित थे कि आयु सीमा जो है बढ़ाई जानी चाहिए एग्जाम देने की, क्योंकि उस समय 1878 में आयु सीमा जो है वो घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। और यह 19 वर्ष मैक्सिमम वर्ष है, ना कि मिनिमम वर्ष है, अधिकतम आयु है। 19 वर्ष से नीचे के लोग ही आपको जो है सिविल सेवा लंदन में जाके, और वह भी अंग्रेजी भाषा में, और वह भी अंग्रेजी और लैटिन की समझ और उससे संबंधित सिद्धांतों की समझ के आधार पर जो एग्जाम होगा, सिलेबस उसका यही था, उन पर एग्जाम देना था 19 वर्ष से कम के लोगों को। अधिकतम आयु हुआ करती थी 19 वर्ष। तो एचिसन कमीशन ने यह भी कहा था कि 23 वर्ष जो है इसको बढ़ा देना चाहिए, और इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में ही की गई है, जो कांग्रेस की स्थापना के समय भी जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय रहते हैं। ली आयोग ने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ली आयोग जो है उसकी स्थापना 1924 में की गई थी, और 1919 का जो अधिनियम है, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है, 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, एक प्रावधान था उसमें यह भी। वहीं दूसरी तरफ 1935 की जो हमने बात की, उसने प्रांतीय और संघीय दोनों लोक सेवा आयोग बनाने की बात की थी, जिसमें आपका आज का जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, उसका गठन 1937 में हुआ है, 1900 आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ली आयोग जो 1919 में जो प्रावधान था उसको लागू करने के लिए कहा था ली आयोग ने। ली आयोग जो है उसको 1924 में बनाया गया है, गठित किया गया है, और इसके विभिन्न जो अलग अलग इसकी सिफारिशें हैं, उसमें एक सिफारिश यह भी थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिविल सेवाओं के इवोल्यूशन की बात करें तो कॉर्नवालिस के समय में, जैसा कि मैंने कहा, इसको ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस की शुरुआत करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक है। इन्होंने सिविल सेवाओं में करप्शन जो है घटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि कई सारे लोगों की जो है सैलरी इस समय बढ़ा दी गई है, सिविल सेवा में सैलरी जो है बहुत ज्यादा उसकी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेड या निजी व्यापार जो है उसको बंद कराने की कोशिश की है कॉर्नवालिस ने, और इसके साथ साथ यहां पर कॉर्नवालिस ने तोहफा लेने, घूस लेने, इन सब चीजों से भी प्रतिबंधित किया है, और निजी व्यापार जो है उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। और इसके साथ साथ प्रमोशन जो है उसमें सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। इस तरह की चीजों के साथ ही आपने विभिन्न तरह के बदलाव किए हैं और ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया है सिविल सेवा को। अगर हम वेलेस्ली की बात करें तो वेलेस्ली ने अपने समय में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है, जो कि सिविल सेवा के जो नए नए रिक्रूट आते थे उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था यहां पर। हालांकि 1802 में इस स्कूल को बंद करवा दिया गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए था कि आप लंदन में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आपका फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, और आपने ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 में स्थापित किया है इंग्लैंड के हैलीबेरी नाम के जगह में, जहां पर रिक्रूटमेंट किए गए सिविल सेवकों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 की हम बात कर ही चुके हैं कि यहां पर रिक्रूटमेंट जो है उसमें ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने की बात की गई थी। इससे पहले इस तरह के सिविल सेवा के लिए किसी को भी लायक ही नहीं समझा जाता था भारतीयों को, क्योंकि और इस तरह का प्रावधान भी आपको देखने को मिलेगा कि 1793 के चार्टर एक्ट में यह एक प्रावधान था कि 500 पाउंड प्रति वर्ष से ज्यादा जिस भी पद का वेतन है उस पद पर नामित या नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इन्हें कोवेनेटेड पोस्ट कहा जाता था। इस पद पर भारतीय की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि जो भारतीय हैं वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, इन लोगों को आपको कभी भी प्रशासन का हिस्सा बनने ही नहीं देना चाहिए। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती थी और इस तरह की काबिलियत मानी जाती थी कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसके कारण चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 में इस तरह का प्रावधान रखा गया था कि सिर्फ निचले स्तर पर ही लोगों को नियुक्त किया जाएगा, भारतीयों को ऊपर के स्तर पर कभी भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। और 1853 के बारे में हमने बात की कि इंडियन सिविल सर्विस जो है, इंपीरियल सिविल सर्विस जो है, उसको ओपन कंपटीशन की शुरुआत की जाएगी।
और इसके ही कारण आपका इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 आता है, लेकिन विद्रोह के बाद लगभग 10 साल के बाद। और यहां पर जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम इंग्लैंड में होगा और अंग्रेजी भाषा में होगा और ग्रीक और लैटिन भाषाओं की क्लासिकल लर्निंग्स पे बेस्ड होगा इसका सिलेबस। और उसमें आप उम्र सीमा देख सकते हैं, अधिकतम आयु जो है वो 1859 में 23 रहती है, जो धीरे धीरे घट के 1878 में 19 हो जाती है। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो आपके पहले भारतीय सिविल सेवक हैं जो 1863 में बने थे। इसके अलावा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। इनका यह कहना था कि एक छठा हिस्सा जो है, सारे जितने भी कोवेनेटेड पोस्ट हैं उनका छठा हिस्सा जो है वो ऊपर के या उच्च वर्ग के भारतीय परिवारों से नामित किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत की गई थी और यहां पर मान्यता जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय को इसको अप्रूव करना होगा, तब इनको नामित किया जा सकता है। यहां पर भारतीयों का ब्रिटिशर्स के प्रति जो है आपकी वफादारी बढ़ाने के लिए इस प्रावधान को लाया गया था। हालांकि यह शुरुआती समय में ही फेल हो गया और इसको आपको बंद करवाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। एचिसन कमीशन के बारे में हमने बात की कि किस तरह से वर्गीकरण किया गया था इंडियन सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस में। इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो है इंग्लैंड में होगा, प्रोविंशियल का एग्जाम है इंडिया में होगा और अधीनस्थ का एग्जाम जो है वो अभी इंडिया में होगा। इस तरह से 23 साल बढ़ाने की भी बात की थी उम्र सीमा को, अधिकतम आयु सीमा जो है। और कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड, वो जो 500 पाउंड से ऊपर वाली बात थी, इसको बंद करने का बात किया है या सिफारिश की है आपके एचिसन कमीशन ने। और इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ एग्जाम हो सके, इसकी भी सिफारिश की है आपके एचिसन कमीशन ने, लेकिन यह लागू नहीं किया गया। आगे बढ़े तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में भी इस तरह की कुछ बातें की गई हैं कि साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है ये 1919 का आपका भारत सरकार अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेगू चिल्मसफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और दोनों का शॉर्ट फॉर्म आपका मॉन्टफोर्ड है। मॉन्टेगू का मॉन्ट, चिल्मसफोर्ड का फोर्ड, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टफोर्ड के सुधार। यहां पर भी बात की गई थी, रिकमेंड किया गया था कि साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए। 1919 यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू होने तक भी आपका एग्जाम जो है वो लंदन में ही होता था, अंग्रेजी में ही होता था। और यहां पर यह भी रिकमेंड किया गया था कि 1/3 रिक्रूटमेंट जो है उसको भारत में ही होना चाहिए और जिसे 1.5% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं अगर हम ली कमीशन की बात करें तो ली कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि आपका जो इंडियन सिविल सर्विस है उसके जो कुछ प्रमुख पद होते हैं, उन प्रमुख पदों पर नियुक्ति जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही करनी चाहिए। जैसे आपका फॉरेस्ट सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, इस तरह की चीजें। वहीं दूसरी तरफ से जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे आपके, जो प्रोविंसेस में हुआ करते थे, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी इस समय प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सिविल मेडिकल सर्विस है, इस तरह की चीजें जो हैं, इनसे संबंधित सिविल सेवा पे जो नियुक्ति है वो प्रांतीय सरकारों को करनी चाहिए। और इसके अलावा 50-50 यानी कि आधे आधे हिस्से जो हैं वो भारतीय सदस्य होने चाहिए या भारतीय लोग जो हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, और 50 या आधे सदस्य जो हैं वो यूरोपीय होने चाहिए। इस आधे आधे की जो पैरिटी है, रेशियो है, इसको अगले 15 साल में अचीव करने की बात की गई है ली आयोग के द्वारा। और जैसा कि हमने सवाल में ही बात की, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको स्थापित करने की भी बात की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वारन हास्टिंग्स के समय में व्यक्तिगत कानूनों का पालन इस अवधि के दौरान स्थापित न्यायालयों द्वारा किया जाता था। यह बिल्कुल सही है। वारन हास्टिंग्स के समय कौन कौन से अदालत स्थापित किए गए थे? आपके डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत है, जिला दीवानी, सदर दीवानी अदालत, वहीं दूसरी तरफ आपका जिला निजामत अदालत और सदर निजामत अदालत या फौजदारी अदालत। यहां पर एक आपका जो है सिविल कानूनों के लिए या सिविल जो केस होते थे उनके लिए था, दूसरी तरफ आपराधिक कानून के लिए आपका निजामत अदालत हुआ करता था, नागरिक कानून के लिए आपका, नागरिक केसेस के लिए आपका दीवानी अदालत हुआ करता था। यहां पर जो आपके सिविल केसेस हैं उनमें पर्सनल लॉज जो हैं उनको लागू किया जाता था। हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ लागू किया जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों शास्त्रों का
सहारा लिया जाता था और दूसरी तरफ आपके इस्लामिक धर्म ग्रंथों का सहारा लिया जाता था आपके जब उस तरह के सिविल केसेस आते थे जो इस्लामी समुदाय से जुड़े होते थे। तो यह बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के कारण भारतीय कानूनों का संहिताकरण हुआ, इसकी बात हम कर चुके हैं, यह बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, यह बिल्कुल सही है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, को 1865 में कलकत्ता उच्च न्यायालयों में विलय कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। 1865 में पहली बार जो है उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे जो आपके आज के हाई कोर्ट्स हैं, और इन हाई कोर्ट्स के साथ विलय कर दिया गया, कलकत्ता के हाई कोर्ट के साथ विलय कर दिया गया जो आपका सर्वोच्च अदालत था। और आज का जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, संघीय अदालत का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था, और 1935 के अधिनियम का जो संघीय अदालत का प्रावधान था वो 1937 में बना, ठीक उसी तरह से जैसे संघ लोक सेवा आयोग बना। और यही आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है आज का, जो सुप्रीम कोर्ट है आज का दिल्ली में, उसकी स्थापना जो है की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसका विलय करवा दिया गया है कलकत्ता के हाई कोर्ट में, और कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये तीन हाई कोर्ट जो है 1865 में बनाए गए हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभिन्न तरह के न्यायिक सुधार या न्यायिक बदलाव जो है न्यायिक प्रशासन में किए गए हैं आपके ब्रिटिश सरकार के समय में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला दीवानी और जिला फौजदारी या निजामत अदालत जो है उसको गठन किया, और दूसरी तरफ आपका सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बंगाल के क्षेत्र में ये आपको मिलेगा। जिला दीवानी अदालत जो है वो आपका कलेक्टर के अंतर्गत होता था, वहीं सदर दीवानी अदालत जो है उसमें आपका एक प्रेसिडेंट होता था और साथ साथ कलकत्ता के सुप्रीम काउंसिल के 2 सदस्य होते थे। अगर हम जिला फौजदारी अदालत की बात करें तो फौजदारी अदालत में आपका एक भारतीय अफसर हुआ करता था जिसे आपका असिस्ट करने के लिए काजी या मुफ्ती हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ सदर निजामत अदालत जो है वो आपका मुर्शिदाबाद में हुआ करता था, और यहां पर डेप्यूटी निजाम आपको देखने को मिलेगा, डेप्यूटी निजाम आपको देखने को मिलेगा जिसकी सहायता करने के लिए आपको मुख्य मुफ्ती और मुख्य काजी हुआ करते थे। तो इस तरह से वर्गीकरण जो है आपका कोर्ट्स का किया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कलकत्ता में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जिसमें इस अदालत के पास ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन दोनों था, और यह भारतीय और यूरोपियों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो कॉर्नवालिस के बारे में हमने पहले ही एक चीज जाना है कि यहां पर जो है राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग करने का काम किया गया है। जिला में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसकी नियुक्ति की है। इसके अलावा जो फौजदारी अदालत हुआ करते थे उनको जो है अबॉलिश कर दिया गया है कॉर्नवालिस के समय में, और सर्किट अदालत जो है उन्हें बनाने का काम किया गया है 4 जगह पर, आपके मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना और कलकत्ता में 4 जगह आपको सर्किट अदालत देखने को मिलेंगे जो कि अपील का काम भी करते थे आपके डिस्ट्रिक्ट अदालत से। डिस्ट्रिक्ट अदालत से अपील जो है वो सर्किट अदालत में होगी, सर्किट अदालत से अपील जो है वो आपकी सदर अदालतों में होगी। सदर अदालत जो है सदर निजामत वो आपका शिफ्ट कर दिया गया है कलकत्ता, और इसे सीधा गवर्नर जनरल और कलकत्ता परिषद के अंतर्गत रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत की जगह डिस्ट्रिक्ट, सिटी या जिला अदालत बना दिया गया है, और यह डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर है। और कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत जो है वो सिविल सेवकों को भी जो आपके न्यायिक अपराध हैं, न्यायिक केस हैं या आपके नागरिक केस हैं, सिविल केसेस में आपके जो यूरोपीय सब्जेक्ट्स हैं और इसके साथ साथ जो आपके सिविल सेवक हैं उन्हें भी उत्तरदायी बनाया गया है कोर्ट्स के यहाँ, उन्हें भी जिम्मेदार बनाया गया है कि यहां पर उनके खिलाफ भी केस चलाया जा सकता है जो पहले नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन वहीं पर आपके आपराधिक केसेस में, क्रिमिनल केसेस में इस तरह की कोई भी प्रावधान जो है नहीं किया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर चुके हैं कई बार। इसके साथ साथ यूरोपियन सब्जेक्ट जो हैं उनको भी जुरिस्डिक्शन के अंदर लाया गया है, जो आपकी स्थानीय अदालत हैं उनके जुरिस्डिक्शन में। और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो सिविल कोर्ट के प्रति उनकी जवाबदारी बनती थी ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए हुए कामों के लिए भी। अगर वो आधिकारिक रूप से भी कोई काम करते हैं तो वहां पर भी जवाबदारी इनकी बनती है सिविल कोर्ट में।
आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यहां पे फिर से सारे जो सर्किट कोर्ट कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश किए थे उन सबको हटा दिया गया और कलेक्टर को वापस से मजिस्ट्रेट बना दिया गया है इसके समय में, विलियम बेंटिक के समय। इसके अलावा एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत जो है उसको इलाहाबाद में भी गठित किया गया है, स्थापना किया गया है। भाषा की अगर बात करें तो भाषाई बदलाव जो है हमको यहां पर देखने को मिलता है कि इससे पहले भाषा जो थी अदालतों की वो पर्शियन थी या फारसी थी। तो फारसी भाषा की जगह आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अब यहां पर फारसी की जगह कोई स्थानीय भाषा जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता का, वहां पे अंग्रेजी ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। और 1833 में विलियम बेंटिक का ही समय है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1833 चार्टर एक्ट में ही संहिताकरण की बात की गई थी। तो लॉ कमीशन की स्थापना होती है। लॉर्ड मैकॉले जो है उसके मेंबर होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं। और लॉ कमीशन, मैकॉले लॉ कमीशन जो है उसने आपका सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी ये तीनों जो है संहिता बनाने का काम जो है मैकॉले के लॉ कमीशन ने किया है। सीपीसी 1859 में आता है, आपका आईपीसी 1860 में आता है और सीआरपीसी जो है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यह आपका आता है 1861 में। बाद के डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो 1860 में यूरोपियंस के जितने भी विशेषाधिकार थे न्याय से संबंधित, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित, उन सबको हटा दिया जाता है। 1865 में जैसा कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका विलय कर दिया जाता है और 3 जो आपके नए हाई कोर्ट्स बने हैं उनके साथ विलय हो जाता है। और 1935 में आपका एक संघीय अदालत जो है उसका गठन करने का प्रावधान होता है जिसे 1937 में बनाया जाता है। जो आपका आज का दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय है वो 1937 में बना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजों के प्रेस नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1799 में पहली बार प्री सेंसरशिप लागू की गई थी। सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है यह अधिनियम लाया गया था और इसमें आपको पहले से प्री सेंसरशिप यानी कि जो आप छापना चाहते हैं उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह का प्री सेंसरशिप वेलेस्ली के समय में लाया गया था क्योंकि उस समय वेलेस्ली के समय सारी चीजें जो हैं वो इसी बात से डिराइव होती थी या इसी चीज से उनका डायरेक्शन होता था कि आप पर नेपोलियन के आक्रमण से भारत को बचाना है। और इसी कारण से आपने जो है कई सारे तरह की नीतियां जो हैं उनको इस्तेमाल किया है। इसमें से एक आपकी सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799 है और एक जो सबसे प्रख्यात नीति अंग्रेजों की वह थी आपकी सब्सिडियरी अलायंस या सहायक गठबंधन की नीति या सहायक गठबंधन की संधि, जो कई सारे राजाओं के साथ उसके समय में किया गया है। और यह सारी चीजें की गई थी सिर्फ इसी उद्देश्य से कि नेपोलियन का आक्रमण जो है यूरोप से बढ़कर भारत पर भी हो सकता था, सिर्फ उससे बचाव करने के लिए वेलेस्ली ने सारी नीतियां जो हैं अपनी उनको अपनाया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेटकाल्फ की प्रेस की मुक्तिदाता, लॉर्ड मेटकाल्फ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। 1835 में जो एक्ट आया था प्रेस का, उसमें आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो है उसको करने का प्रयास किया है और सेंसरशिप जो है वो पूरी तरह से हटा दिया है। यहां पर अगर आप अटेस्ट करके खुद से आप एक नया प्रेस चालू करना चाहते हैं तो आपको बस एक डिक्लेरेशन देना होता था। आप बंद करना चाहते हैं तब भी सिर्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता था। तो 1835 के प्रेस एक्ट के कारण मेटकाल्फ के समय से प्रेस जो है कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनकी शुरुआत होती है और भारतीय राष्ट्रवाद, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सब चीजों को जो है बढ़ावा आपके मिलता है 1835 के प्रेस एक्ट के कारण। और इसलिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है लॉर्ड मेटकाल्फ को, या प्रेस का मुक्तिदाता। अगला कथन, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है आपका 1876 से 1880 के बीच में है और इस समय आपका 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ही इसका मूल उद्देश्य था कि वर्नाकुलर जो प्रेस है, स्थानीय भाषा के जो प्रेस हैं, वो बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे अपने समय में। और इस समय आपके मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है, आधुनिक राष्ट्रवाद जो है उसका उदय देखने को मिलता है। और इन सब चीजों का दमन करने के लिए जो आपके रिएक्शनरी वाइसरॉय हैं इस समय के लॉर्ड लिटन के समय में ही वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो है, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी।
यहां मजिस्ट्रेट को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं कि आपको पहले तो प्री सेंसरशिप है, उसके बाद अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, हर प्रेस को, वर्नाकुलर प्रेस को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी और आपको यह डिक्लेरेशन देना होगा। आपका इसमें एक प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट के साथ आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता था, जिसमें आपको यह लिख के देना होगा, उस बॉन्ड में लिखा हुआ रहेगा कि आप किसी भी तरह से सरकार के विरोधी कोई भी गतिविधि नहीं करते और किसी भी तरह से आप हिंसा भड़काने का काम नहीं करते। इस तरह की चीजें जो हैं वो प्रावधान में दी गई थी और ऐसा करने पर आपके पूरे प्रेस को हड़प लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट का अगर फैसला आपके हड़पने का है या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रेस हड़पने का है, आपके पूरे इक्विपमेंट्स हड़पने का है, तो आप उसके खिलाफ किसी अदालत में अपील तक नहीं कर सकते। इसलिए इस खतरनाक प्रावधानों वाले एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, प्रेस गैगिंग एक्ट, गला घोटने वाला एक्ट कहा जाता है इसको। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रेस नीति में हुए विभिन्न बदलावों की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बात किया 1799 में आपके वेलेस्ली के समय में जो है प्री सेंसरशिप उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यह जो है आपका लॉर्ड हास्टिंग्स के समय 1818 में इसको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट है 1823 का। यहां पर लाइसेंस की जरूरत जो है वह होती थी, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके बाद ही आप प्रेस की शुरुआत कर सकते थे, जिसे बाद में अखबारों से बढ़ाकर, समाचार पत्रों से बढ़ाकर पत्रिकाओं और किताबों के ऊपर भी लागू किया गया। और राजा राम मोहन रॉय का जो मिरातुल अकबर अखबार वो छापते थे फारसी भाषा में, उसको अपना पब्लिकेशन जो है बंद करना पड़ा था इसी रेगुलेशन एक्ट के कारण। इसके अलावा प्रेस एक्ट जिसकी हमने बात की 1835 के, यहां पर सिर्फ आपको यानी कि प्रिंटर या पब्लिशर जो है उसको अपना एक डिक्लेरेशन देना होता था और उसके बाद आप अपना पब्लिकेशन जो है उसको शुरुआत कर सकते थे। इसके अलावा लाइसेंसिंग जो है उसकी फिर से शुरुआत की गई है आपके 1857 में। इसका मुख्य कारण आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 था और यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है उसके साथ साथ लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वह भी लागू किया गया और गवर्नर जो है उसको पूरी तरह से अधिकार था कि वह प्रेस जो है उसको किसी भी समय आपका किताब, न्यूज़पेपर या किसी भी मैटर का सर्कुलेशन जो है उसको पूरी तरह से बंद करवा सकता है। इसके बाद आया था आपका 1867 का रेगुलेटिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट। यह रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है या मेटकाल्फ का जो एक्ट है 1835 का, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। हालांकि यह एक रेगुलेटरी एक्ट था, यह बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं था, बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। यहां पर आपको सिर्फ अपना जो भी आप चीज छाप रहे हैं उसमें आपको पब्लिशर का नाम और पता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए और दूसरा एक कॉपी जो है आप उसकी, एक प्रति जो है आप उसकी सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को और 1 महीने के अंदर। ये 2 तरह के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थे इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट के, जो बहुत ज्यादा प्रेस को प्रतिबंध या परेशान करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डिक्लेरेशन वाली बात थी पहले मेटकाफ एक्ट की, वो खत्म कर दी गई है और अब आपको एक कॉपी जो है किताब की या समाचार पत्र की आपको 1 महीने के अंदर जो है जमा करनी होती थी। इसके अलावा जिस एक्ट की हमने अभी बात की बॉन्ड में एंटर करने की, ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लिटन के समय में और इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसको बढ़ावा ना मिल सके, राष्ट्रवादियों के विचारों का प्रचार प्रसार ना हो सके और इस तरह से यहां वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसीलिए उसे गैगिंग एक्ट कहा जाता है। इसके विभिन्न विशेषताएं जो हैं उसके बारे में हमने अभी तुरंत बात की है। 1883 में पहले अगर कोई आपके जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे जो अरेस्ट हुए थे, वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इस तरह से विभिन्न आपको देखने को मिलता है इसका प्रावधान। आगे बढ़ें और हम स्वदेशी के आगे जाके अगर बात करें तो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, इस समय में एक्ट जो है उसमें प्रावधान था कि किसी भी तरह से इनका मुख्य उद्देश्य था जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, जो गर्मपंथी या चरमपंथी विचारधारा या आपके जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं इस समय में उन पर रोकथाम करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। और किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अगर आपको मिल जाता है किसी भी प्रेस से तो आप पूरी तरह से प्रेस जो है उसको जब्त करने का अधिकार दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत बाल गंगाधर तिलक जो है उन पर केस चलाया गया था और 6 साल की सजा सुनाई गई थी।
1910 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है या इंडियन प्रेस एक्ट है, उसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसका प्रावधान फिर से लाया गया है, और यहां पर किसी भी तरह से आप सरकार के विरोध कोई भी बात लिखते हैं तो आपका जो प्रेस है वो पूरी तरह से फॉरफिट कर लिया जाएगा, और बिना किसी आपको उसका पैसा चुकाए 2 प्रति जो है हर अखबार की आपको लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में देनी होगी। हर पब्लिकेशन का आपको 2 कॉपी जो है सबमिट करना होगा लोकल गवर्नमेंट के पास। 1921 में एक प्रेस कमेटी बनाई गई थी तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में, और इस प्रेस कमेटी के कहने पर ये 1910 और 1908 का जो एक्ट है आपका इंडियन प्रेस एक्ट और न्यूज़पेपर एक्ट 1908, इन दोनों को जो है रिपील कर दिया गया था। 1931 में इमरजेंसी पावर्स एक्ट जो है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट को पास किया गया था। यहां इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय जो विभिन्न तरह के विचारों का आदान प्रदान हो रहा था इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जरिए, उन पर कंट्रोल पाना। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और प्रेस इमरजेंसी एक्ट के तहत आपने विभिन्न तरह के प्रेस को दबाने का काम किया है, और आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में 1940 के दशक के बाद पूरी तरह से कांग्रेस से संबंधित जितना भी पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, उन सभी को अवैध कानून करार कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजों की शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सैडलर कमीशन 1917 बिल्कुल सही है। हार्टोग समिति 1929 यह भी बिल्कुल सही है। कलकत्ता मदरसा यह 1781 में, यह भी बिल्कुल सही है। यह शुरुआती प्रयासों में से है। सैडलर कमीशन जो है वह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और इसके बाद जो है विभिन्न तरह की यूनिवर्सिटीज जो है आपको एस्टैब्लिश की गई थी 1917 में। ठीक उसी तरह से हार्टोग समिति जो है उसने भी नए नए तरह के प्रावधान दिए थे शिक्षा के संबंध में। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा नीति से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआती दौर में जब अंग्रेजों ने अपना शासन यहां पर स्थापित किया है, तब इनकी मुख्य उद्देश्य यहां के रीति रिवाजों, कस्टम्स को समझना, धर्म ग्रंथों और कानून को समझना, और यहां के लोगों में जो यहां के पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सहायता से प्रशासन को आसानी से चलाना। और इसलिए शुरुआती दौर में यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक बहुत ज्यादा शिक्षा के विकास के लिए प्रयास नहीं किया गया है। 1813 में जैसा कि हमने बात किया था, पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान जो है रखा गया था आपके चार्टर एक्ट में। उससे पहले आप कुछ इस तरह के ही बदलाव देख सकते हैं। कलकत्ता मदरसा जो 1781 में बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डुकैनन के द्वारा बनाया गया था। ये बनारस के रेसिडेंट हुआ करते थे, बनारस के जमींदार राजा के दरबार में रेसिडेंट हुआ करते थे। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनाया गया था। यहां पर आपका मुख्य उद्देश्य था हिंदू लॉ और दर्शन जो है पढ़ना। वहीं दूसरी तरफ आपका कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य था इस्लामी लॉ, शरिया, कुरान, इन सब चीजों से संबंधित विभिन्न चीजों को पढ़ना समझना। इसके अलावा ये रिक्रूटमेंट की और ट्रेनिंग की बात हमने की कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में 1802 में बंद कर दिया गया। और इंग्लैंड में आपने हैलीबेरी जो है वहां पर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलेज जो है उसको स्थापित किया है। तो यहां पर ये कुछ शुरुआती आपके प्रयास थे जो अलग अलग क्षेत्रों में लिए गए, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ यही था कि किसी तरह से आप यहाँ के रीति रिवाज, कस्टम्स जो है समझ सकें, और प्रशासन के संबंध में, न्यायिक प्रशासन में खास करके आप इन चीजों के लिए लोगों को तैयार कर सकें, इन चीजों पर शोध जो है उसको बढ़ा सकें। और दूसरी तरफ जो आप स्थानीय भाषा, स्थानीय जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके कारण, या उसमें जो लोग पढ़ लिख रहे हैं जो आपकी सहायता करेंगे, वो स्थानीय राजाओं से पत्राचार में भी आपको काम आता था। तो यही आपका शुरुआती प्रयासों का ऑब्जेक्टिव था। 1813 के बारे में हमने बात की कि यहां पर 1 लाख का प्रावधान था जो 1823 तक जो पूरा नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि यहां पर प्राच्यवादी और आंग्लवादियों के बीच में एक कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि पब्लिक इंस्ट्रक्शन पे एक कमेटी बनाई गई थी 1823 में, और 1823 के बाद भी, उससे पहले भी आपकी जो ये कंट्रोवर्सी थी ये हमेशा चलती ही रहती है। ये क्या कंट्रोवर्सी है इसके बारे में भी हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले, कि पहली तो भाषा की कंट्रोवर्सी है
कि 1 लाख रुपए जो हम खर्च करना चाहते हैं ये स्थानीय भाषाओं के विकास और उनसे संबंधित आपको ज्ञान देना है लोगों को, या उस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें स्थानीय जो चीजें हैं उनको पढ़ाया जाए, यहाँ के हिंदू इस्लामी जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित उनका दर्शन जो है दिया जाए। या फिर टाइप ऑफ एजुकेशन और लैंग्वेज, दूसरी तरफ जो आपके आंग्लवादी हैं उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा जो है उसका ही विकास होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो है वो नीचे अंग्रेजी भाषा के लोग जो हैं वो ऊपर का वर्ग या मध्यम वर्ग जो अंग्रेजी भाषा सीखेगा वो नीचे के लोगों में जो जन समुदाय है उस तक भाषा का प्रचार प्रसार और जो अपना एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। वहीं आंग्लवादी जो हैं वो जहां टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उनका मानना था कि यहां पर हमें वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न लिटरेचर, साहित्य और विज्ञान, वो जो कि वेस्टर्न या पश्चिमी विज्ञान और लिटरेचर की बात की गई है कि उन चीजों को पढ़ाना चाहिए, ना कि भारतीय दर्शन और भारतीय भाषा या स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके कारण 1823 तक कोई प्रयास ही नहीं लिया गया और अंत में 1833 के बाद मैकाउले मिनट्स आते हैं 1835 में, जिसमें यहां पूरी तरह से जो है आंग्लवादियों की तरफ जो है समर्थन गया है। मैकाउले ने यह कहा है कि यहां पर पूरी तरह से जो है, चूंकि हम बहुत ही कम हमारे पास संसाधन है, हम पूरे जन समुदाय को नहीं पढ़ा सकते, तो कुछ लोगों को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे और यह जो कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे ये पूरी तरह से सरकार और नीचे के जो लोग हैं, जो जन समुदाय है, उन तक, उनके बीच में एक लिंक बनने का काम करेंगे। और इसी थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। और आंग्लवादी जो हैं इस कंट्रोवर्सी में विजयी होते हैं और लॉर्ड मैकाउले का मिनट जो है उसके साथ अंग्रेजी शिक्षा जो है उसकी शुरुआत होती है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की शुरुआत होती है। इसके बाद 1854 का वुड्स डिस्पैच है जो कि मैग्ना कार्टा माना जाता है अंग्रेजी एजुकेशन का भारत में। यहां पर इसमें बात कही गई है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से वर्नाकुलर होना चाहिए। उसके अलावा जो हाई स्कूल का या सेकेंडरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर के साथ साथ वहां पे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि हायर एजुकेशन जो है या कॉलेज का एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अंग्रेजी में होना चाहिए। और यहां पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी टाउन में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है बनाने की बात की गई है। इसके अलावा फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी बल दिया गया है कि इन चीजों को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो साहित्य और डिग्री कोर्सेज की तरफ ना जाएं, कुछ आपने अपने काम के हिसाब से, अपने आप को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के हिसाब से हमें लोगों को जो है वोकेशन भी देना चाहिए, उनका स्किल जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है उस पर भी जोर दिया गया है वुड्स डिस्पैच में। वुड्स डिस्पैच के बाद सीधा आ जाता है आपका हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83 का। हंटर एजुकेशन कमीशन जो है इसकी स्थापना की गई है इस उद्देश्य से कि वुड्स डिस्पैच का कार्यकाल, वुड्स डिस्पैच के बाद किस तरह से शिक्षा जो है उसका विकास होता है भारत में, इसको पता करने के लिए और इस पर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो यहां पर हंटर कमीशन ने एम्फसाइज किया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह पूरी तरह से स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो भी वर्नाकुलर एजुकेशन में। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा जो है यह भी सिफारिश की गई है कि प्राथमिक शिक्षा को जो है स्थानांतरित करने देना चाहिए आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं जो कि हाल ही में स्थापित किए गए हैं। सेकेंडरी शिक्षा के स्तर पर यहां पर दो सिफारिश की गई है कि 2 तरह के स्कूल होने चाहिए या 2 तरह के डिवीजन होने चाहिए। एक जो है लिटरेरी एजुकेशन होना चाहिए, साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप आगे जाके यूनिवर्सिटी में डिग्री कर सकें, और दूसरा, यह बात आपके वुड्स डिस्पैच में भी थी, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए जिससे आप वाणिज्यिक करियर जो है उसमें आगे बढ़ सकें। इसके अलावा औरतों की शिक्षा के संदर्भ में हुए विकास पर भी यहां जोर डाला गया है कि यह बहुत ही कम हुआ है, खास करके ग्रामीण इलाकों में या प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर, तो उन पर भी अटेंशन जो है फोकस करने की बात की गई है। और इसके अलावा टीचिंग कम एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज जो हैं उसकी स्थापना की बात की गई है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है 1887 में उसको स्थापित किया गया है। हंटर एजुकेशन कमीशन जिसके आपके चेयरमैन हैं W.W. हंटर, इनके द्वारा
जो सिफारिश दिए गए हैं उन पर इन दोनों यूनिवर्सिटीज को स्थापित किया गया। इसके बाद आपका 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में रेलिक कमीशन जो है उसको नियुक्त किया गया था और रेलिक कमीशन ने 1902 के जो आपके रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था। यह पूरी तरह से जो है यूनिवर्सिटीज में सरकार का जो कंट्रोल है वह बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यह माना जाने लगा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि पूरी तरह से लोग जो हैं या बच्चे जो हैं वो राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हैं और इसको रोकने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है उसको लागू किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। यहां पर सरकार को या बंबई की सरकार को गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर्स दिए गए हैं पूरी तरह से। आपका जो सेनेट हुआ करता था यूनिवर्सिटी जो मुख्य तौर पर चलाया करते थे, सेनेट एक बॉडी होती थी जो सारे फैसले पाठ्यक्रम से संबंधित आपके एग्जाम से संबंधित सारे फैसले जो है सेनेट लिया जाता था, सेनेट के द्वारा लिया जाता था, उसको बंद करवा दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको ओवरराइडिंग पावर्स दे दिए गए हैं। अब वो अगर चाहे तो सेनेट के फैसलों को बदल सकता है। तो यहां पर आपके यूनिवर्सिटी के प्रशासन में जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्रीय प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा यहां पर जो नंबर ऑफ फेलोज हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको घटा दिया गया है, उनके टेन्योर को भी घटा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अब परीक्षा के जरिए या आप अपनी काबिलियत के ऊपर जो है आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपको नामित किया जाएगा और वह भी सरकार आपको नामित करेगी कि कौन रिसर्च करेगा यूनिवर्सिटी में या कौन नहीं करेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज के लिए जो है 5 लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया है और प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनको यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने के लिए जो है यहां पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद आता है आपका सैडलर कमीशन और सैडलर कमीशन ने ही यह रिकमेंडेशन दिया जाता है जो आपका आज का 12 साल का स्कूल चलता है वह सैडलर कमीशन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था, जिसके बाद इसने कहा था कि 3 डिग्री कोर्स जो है यूनिवर्सिटी में होना चाहिए इंटरमीडिएट स्टेज के बाद। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग अलग बोर्ड के गठन का भी सिफारिश किया गया है सैडलर एजुकेशन के द्वारा और इसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेसिडेंशियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी जो है उसको भी स्थापित करने की सिफारिश की गई है और इसके सिफारिशों के कारण 1916 से 1921 के बीच में आपके मैसूर, पटना, बनारस, ओस्मानिया यानी कि हैदराबाद, लखनऊ, ढाका और अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटीज जो हैं आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। यह वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो आपका सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, वो आपका 1917 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। आगे बढ़े अगले कमेटी की तरफ, तो हार्टॉग कमेटी 1929 में इसका गठन किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर एक रिपोर्ट बनाना और इसने यह सिफारिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर होना चाहिए और यह जोर जो है वह जल्दबाजी में इसको बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि क्वालिटी जो है उस पर असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यहां यह भी सिफारिश की गई है कि सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं, जो लायक हैं, जो योग्य हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए हाई स्कूल से इंटरमीडिएट स्कूल पे, जबकि एवरेज बच्चे जो हैं उनको 8वीं क्लास के बाद वोकेशनल कोर्सेज में भेज देना चाहिए। इस तरह का प्रावधान आपके आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है जो हाल ही के वर्षों में जो है लागू किया गया है भारत में। अगला जो आपका शिक्षा से संबंधित आपका जो प्लान है वो सार्जेंट प्लान है जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन द्वारा बनाया गया था, उसे ही सार्जेंट प्लान कहा जाता है। ये 1944 में बनाया गया था। यहां पर आपका आज की जिस तरह की शिक्षा पद्धति है उसका रिकमेंडेशन सार्जेंट प्लान में किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। प्री प्राइमरी शिक्षा 3 से 6 वर्ष, उसके बाद 6 से 11 वर्ष की जो प्राइमरी शिक्षा है वह पूरी तरह से, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से आपका फ्री भी होना चाहिए, कंपलसरी भी होना चाहिए, सरकार को इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा 11 से 17 वर्ष की आयु में जो है वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन का समय है, जिसके बाद 3 साल का आपका डिग्री कोर्स होगा। इसके अलावा 2 टाइप के हाई स्कूल की यहां पर भी बात की गई है जो पहले आपका, इससे पहले भी आपके हंटर कमीशन में आ चुका है। इसके साथ साथ यहां पर टीचर ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन और फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप के लिए एजुकेशन के प्रावधान की भी बात की गई है सार्जेंट प्लान में। और कुल मिलाकर यहां पर उद्देश्य यह रहता है कि आने वाले 40 वर्षों में जो शिक्षा का जो लेवल है
पूरे भारत देश में वो ब्रिटेन के बराबर किया जाना है, यह इसका उद्देश्य था। और अंत में अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो 1847 में आपका रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाता है, 1856 में कलकत्ता का इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, 1858 में आपका 2 इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलता है। एक आपका गुइंडी का इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मद्रास यूनिवर्सिटी में चला जाता है, और पूना का इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनता है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने सबसे ज्यादा जो है प्रयास किया है प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ाने का, और मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत जो है वो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई है, जब मेडिकल ट्रेनिंग जो है उसकी शुरुआत की गई है कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तालुकदारी व्यवस्था 1857 के विद्रोह की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई थी, यह भी बिल्कुल सही बात है। तालुकदारी व्यवस्था जो है उसको 1860 और 70 के दशक में अवध के ही क्षेत्र में लागू किया गया, क्योंकि अवध के जो तालुकदार थे, जो पहले से वहां के जमींदार हुआ करते थे, उनकी जमीनें छीन ली गई थी। क्यों? क्योंकि वो उस समय रेंट नहीं दे पाए थे, तो उनकी जमीनें छीन ली गई थी, उनका ऑक्शन कर दिया गया था। और इसलिए चूंकि अवध के तालुकदारों ने 1857 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उन लोगों को शांत करने के लिए तालुकदारी व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की गई थी 1860 के दशक में। महलवारी व्यवस्था में राजस्व का निपटान गांव और महलों के साथ किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। महलवारी का अर्थ ही है महलों के साथ जो है आपका बंदोबस्त होता था, और महल जो है यहाँ गांव या एक गांव का समूह हुआ करता था, तो यह बिल्कुल सही है। रैयतवारी प्रणाली मद्रास प्रांत में शुरू की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर हम विभिन्न राजस्व प्रणालियों की बात करें, भू राजस्व व्यवस्थाओं की बात करें, तो सबसे पहला आता है आपका परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। 1793 में इसकी शुरुआत जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी बंगाल से। और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो पूरे भारत में जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था, जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था, उस सब में सबसे कम क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण आपके सेटलमेंट होते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी। इन तीनों में सबसे कम क्षेत्र जिस सेटलमेंट का था वो परमानेंट सेटलमेंट था, या बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया, बनारस, बिहार और उड़ीसा, इन्हीं क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और वहीं पर यह चलता रहा। इसे परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा के लिए, आजीवन के लिए जमींदार के साथ जो है रेंट फिक्स कर दिया गया है कि इतनी जमीन से, इस भूमि से इतना ही रेंट लिया जाएगा आने वाले हर साल तक। यहां पर इसको रिवाइज करने का प्रावधान नहीं था, इसीलिए इसे परमानेंट या स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, या बंदोबस्त जो है वह स्थायी हुआ करती थी। जमींदार को यहां पर भूमि का अधिकार दे दिया जाता है, और जमींदार चाहे तो इसे बेच सकता है, इसे किराए पर दे सकता है, या इसे मॉर्गेज कर सकता है। इसके एवज में आप उधार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। जमींदार को यहां पर पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। जमींदार को यहां पर एक और प्रावधान था कि जमींदार को यहां पर जमीन का जो किसान है उसको आवंटित करने का पूरा अधिकार जमींदार का है, और किसान को पट्टा देना जो है यहां पर जरूरी किया गया है परमानेंट सेटलमेंट में। और जितना भी रेंट तय किया गया है उसका 10/11वां हिस्सा या 89% जो है वह कंपनी को चला जाएगा जमींदार के द्वारा, और 1/11वां हिस्सा जो है वह जमींदार खुद रख सकता है। हालांकि रेंट जो फिक्स किया गया है उतना ही रेंट वसूल करे जमींदार अपने किसानों से, यह जरूरी नहीं है। अगर 1000 का रेंट फिक्स किया गया है तो 1000 का 89% 890 रुपए उसको कंपनी को देना है, जबकि वो खुद अगर चाहे तो 1000 की जगह 10,000 रुपए भी वहां रेंट जो है कलेक्ट कर सकता है कंपनी को, लेकिन उसको तब भी 890 रुपए ही देना होगा। तो इसके कारण जुल्म सितम जो है जमींदारों के अपने किसानों पर बहुत ज्यादा बढ़े, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कृषि जो है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगले भू राजस्व व्यवस्था पर चलते हैं, महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो है वह आपका 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था गैंजेटिक वैली में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में और सेंट्रल इंडिया और पंजाब में। 30% जो कुल क्षेत्र था ब्रिटिश भारत का, उसमें 30% क्षेत्र में इसको लागू किया गया है। हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी सोच रखी थी और इसको 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सेंट्रल इंडिया के प्रांत से, और गैंजेटिक वैली से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर फीचर्स की बात करें तो जैसा कि हमने अभी सवाल में देखा कि महलों के साथ, गांवों के साथ जो है पूरी तरह से समझौता होता था, बंदोबस्त जो है तय किया जाता था कि कितना रेंट देना है। और यहां पर जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या कुछ
मुख्य परिवारों के जो मुखिया हुआ करते थे वो कलेक्ट करने का काम करते थे गांव के एवज में, और इस रेंट को जो है वो वापस कर दिया करते थे, आपके रेंट जो है उसको जमा कर दिया जाता था कंपनी के पास। और महलवारी सिस्टम जो है यह परमानेंट नहीं था, 20 से 30 साल, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग था, 20 से 30 साल जो है इसका अवधि हुआ करती थी, जिसके बाद इसको रिवाइज किया जाता था रेंट को। अगर हम रैयतवारी की बात करें तो रैयतवारी सिस्टम जो है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए जिम्मेदार हैं, और मद्रास प्रोविंस से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे बंबई और असम में भी लागू किया गया। पूरे ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र जो है वह रैयतवारी, रैयत यानी कि किसान, तो यहां पर सीधा जो रेंट है वो तय किया गया है किसान के साथ, और आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है रैयतवारी के अंतर्गत आता था। यहां पर भी 20 से 30 साल का जो है सेटलमेंट किया जाता था, और रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया गया था, पीरियोडिकली उसको रिवाइज किया जाता था। लेकिन यहां पर रैयत जो है उन्हें पूरी तरह से ओनर बनाया गया था, जमीन का, भूमि का पूरी तरह से अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी जो अलग अलग जगह पर लागू की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में इजरदारा सिस्टम की शुरुआत की थी, इजरदारी की शुरुआत की थी। यह एक राजस्व खेती या राजस्व कृषि की प्रणाली थी, जिसमें 5 साल के लिए आपको सेटलमेंट किया जाता था। हालांकि 1777 से यह वार्षिक कर दिया गया, इसको एनुअली रिवाइज किया जाता था। यह रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम क्या है, यहां पर आप जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा कि मैं इतना राजस्व ला के दूंगा, तो आपको जो है वो इजरदारी दे दी जाएगी उस क्षेत्र की। मालगुजारी जो है, मालगुजार जो है वो पुराने आपके सेंट्रल प्रोविंस के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र के जो है पुराने जमींदार हुआ करते थे, रेंट कलेक्टर हुआ करते थे, जमींदार नहीं, रेंट कलेक्टर हुआ करते थे। इनको मालिकाना अधिकार दे दिया गया। 1863 में इसकी शुरुआत हुई थी, और रिचर्ड टेम्पल ने इसकी शुरुआत की थी, और यह भी आपके 30 साल का सेटलमेंट था। वहीं तालुकदारी की अगर बात करें तो अवध में 1860 में शुरू हुआ था, 30 साल का सेटलमेंट था, और अवध के तालुकदारों को जो है मालिकाना हक दिया गया था, और उनके अंतर्गत किसानों को भी मालिकाना हक दिया गया था। सब प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिए गए थे अवध में। तो इसी के साथ हमने ब्रिटिश पॉलिसी से संबंधित सारी बातें एमसीक्यूज के जरिए विस्तार से समझी हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, और आप यहां पर देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। या मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कम से कम 1 से 2 सवाल आपके प्री में 11 तारीख को आ रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाले 2 वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।